आज मैं आपको दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क के बारे में एक बात बताती हूँ। एलॉन मस्क को ऑटिज़म है और जब उन्होंने खुद डिस्क्लोज़ किया कि उनका डायग्नोसिस ऑटिज़म है तो लोगों ने बहुत ही सराहा। उसके बारे में नोट्स पे नोट्स, आर्टिकल्स लिखे गए कि उन्होंने अपने ऑटिज़म को पब्लिकली आके खुद एक्सेप्ट किया। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ। लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, अपने घर में देखती हूँ, हमारे माशरे में देखती हूँ, तो इस तरह के बच्चे को देखकर हमारे जहन में जो पहला लफ्ज़ आता है वो है पागल। हमारे यहाँ 2 कैटेगरी हैं, या तो बच्चा पागल है या तो बिल्कुल सही है। और यही वजह है कि मैं और मेरे जैसे बहुत सारे वालिदैन आज भी अपने बच्चे के डायग्नोसिस को कबूल करने से कतराते हैं। वो घबराते हैं लोगों को ये बताने से कि उनके बच्चे को ऑटिज़म है। एलॉन मस्क को कबूल करना, उनके डायग्नोसिस को कबूल करना हमारे लिए बड़ा आसान था क्योंकि वो दुनिया में कामयाब तरीन शख्स है। लेकिन मेरे और मेरे जैसे बहुत सारे वालिदैन का क्या, जिनके बच्चों के डायग्नोसिस को हम कबूल ही नहीं करना चाहते। पहले तो आपने एक्सेप्ट करवाना है फैमिली में सबको कि इस तरह मसला है और इसने नहीं करना एडजस्ट, हमने एडजस्ट करना है। पहली दफ़ा हमें बच्चे के सिम्टम 18 महीने से महसूस होना शुरू हो जाते हैं कि हमारा बच्चा बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है। जब वो तकरीबन 2.5 साल के हुए तो वो खिलौनों से नहीं खेलते थे और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जैसे बेल्ट हो गई या उन्होंने पतीली ली, पतीली में चम्मच से उसको बजाने लगे, इस तरह की हरकतें उनकी थीं। लेकिन एक टाइम लग जाता है ये कबूल करते हुए कि इसमें कोई इशू है या ये बाकियों से मुख्तलिफ है, इसको असेसमेंट की ज़रूरत है। सब बच्चे रिस्पॉन्स करते थे और ये रिस्पॉन्स नहीं करता था, तो मेरे लिए था कि इसको कोई इशू है कि ये रिस्पॉन्स नहीं करता, इसको हेयरिंग का इशू है। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को आप कोई चीज़ पॉइंट आउट करके दिखाते हैं तो वो फ़ौरन उस तरफ जाते हैं, बट ये नहीं करता था। सिर्फ कोई मतलब स्पीच तो बहुत बाद में आती है, सबसे पहले मुझे 9 to 10 मंथ्स में ये लगा। लेकिन उस टाइम पे ऑब्वियसली घर वालों में थोड़ी सी एक्सेप्टेंस कम होती है, तो मैंने इस बात का कोई वो नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे डिफरेंस होते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको। बोल नहीं सक रहे थे वो, तो हमें तशवीश हुई। फिर हमने जो है उन्हें दिखाया मुख्तलिफ़ डॉक्टर्स को, ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में भी दिखाया, साइकेट्रिस्ट को, और इसके अलावा खान हॉस्पिटल में भी गए। तो उनको डायग्नोस हुआ कि इनको ऑटिज़म और ADHD है। और ये वक्त हमें आखिर क्यों लगता है? क्योंकि सोसाइटी का एक प्रेशर है, हमें बच्चा नॉर्मल चाहिए। हमें लगता है कि अगर हमारा बच्चा बाकी बच्चों से मुख्तलिफ है, उसके माइलस्टोन्स या उसकी स्पीच डिले है, तो उस बच्चे में शायद कहीं ना कहीं कोई कमी है। मुख्तलिफ होने को और कम होने को हम समझ ही नहीं पाए। मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने कहा यार तुम बहुत ज़्यादा ना सोचती बहुत हो, तुम इतना ज़्यादा नहीं सोचते, अभी छोटा है, बड़ा होगा सेट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर बहरहाल हमने छोड़ दिया उस चीज़ को। मैं घर में ही उस पर कोशिश करती रहती थी। I have a brother who's 26 years old now, और when he was born back in 1998, उस वक्त ऑटिज़म के बारे में ना डॉक्टर्स को पता था, ना इस किस्म की थेरेपीज़ अवेलेबल थी जो इस टाइम पर अवेलेबल हैं। तो we tried to go to the doctors, we tried to go to the professionals, but we were not getting any help किसी की भी तरफ से। And my brother was diagnosed at the age of 6 years, जिसका मतलब है कि जो उनका golden period of learning था वो already गुजर चुका था। जो early intervention स्टार्ट हो जानी चाहिए थी अर्ली एज से, वो टाइम फ्रेम जा चुका था। हमारे माशरे में अच्छा रिश्ता हो जाना, अच्छी जगह शादी हो जाना, शादी के बाद बगैर किसी मुश्किल के कंसीव कर लेना और ये पता चलना कि पहली औलाद लड़का है, हमें लगता है शायद ये खुशकिस्मती की गारंटी है। जब हमारे यहाँ शादी होती है, वह तो बहुत ही अजीब सी बात, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है ना बेटा बेटी। तो जब पहला बेटा हो गया तो भाई हम चौड़े हो गए कि बेटा हो गया, हाँ भाई बेटा हुआ है, ससुराल वाले खुश, हम भी। ऑब्वियसली मैं अपनी बात भी करूँगी, भाई हाँ भाई मेरी तो डिमांड बढ़ गई, मेरा बेटा हुआ है और आसपास में सबकी बेटियाँ हुई हैं। नहीं, ये मतलब है ही शायद हमारी सोसाइटी में ही ये चीज़ है। फिर जब वही बात कि उसमें फॉल्ट निकला आया, उसमें तो ये मसला हो गया, तो वो इतना ज़्यादा गिरा दिया मुझे कि मैंने पैदा किया था और उसमें ये मसला निकला। तो ये दरअसल तो वही ना कि अगर हम किसी दुकानदार से कोई सूट लेते हैं, वो फटा हुआ निकला है, तो वो दुकानदार की ही गलती। तो यही था कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी ही वजह से हुआ है, कि लोग किस नज़रिए से देखेंगे तुम्हें, तुम्हारा बच्चा ऐसा है। बिल्कुल ऐसा ही था कि मैं इतना वो हो जाती थी यार कि मैं लोगों से कैसे मिलूँगी, मैं क्या करूँगी, लोग तो मुझसे ये सवाल करेंगे। और लोग करते भी थे कि सबसे पहला सवाल होता था क्या गुनाह किया था, अगर पता होता तो आपको बता रहे थे ताकि आप ना करें। लेकिन आपका ये ख्वाब तब टूटता है, आपके पैरों से वो ज़मीन तब हिलती है जब आपको ये पता चलता है कि आपके बच्चे को ऑटिज़म है। ये है तकरीबन 2010 की बात। उस वक्त जो है वो इतनी ज़्यादा अवेयरनेस भी नहीं थी, ना इतने ज़्यादा सेंटर्स थे,
थेरेपी सेंटर्स या रिहेबिलिटेशन सेंटर्स जो आजकल मौजूद हैं। बस मुझे ऑटिज़म का नाम ही पता था, क्योंकि मैंने पहले सुना हुआ था, इतनी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट मुझे पता था कि कोई डिसऑर्डर होता है। लेकिन मेरे दिमाग में जो था ना, वो बड़ी अजीब सी बीमारी थी। मतलब ऑटिज़म, इसको कैसे हो सकता है? ऑटिज़म, मेरे बच्चे को कैसे ऑटिज़म हो सकता है? हमारे तो पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं है। अगर कोई भी इस तरह की चीज़ होती है तो फ़ौरन शक किया जाता है कि पुप्पो ने जादू करा दिया। साथ के लिए भी इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें थीं और उसका भी बहुत तरीक़ों से रूहानी इलाज भी किया। इवन ये कि जो कुछ लोग कहते थे कि जो ये चिड़िया होती हैं, ये जो पानी पी रही हैं, आप इसका पानी इस बच्चे को पिलाइए तो वो बोलने लगेगा। तो वो जितने भी टोटके थे इस तरह के, वो भी हमने सब करके देखे। ये अलमिया है हमारी सोसाइटी का कि जब इस तरह से कोई बच्चा डायग्नोस होता है, स्पेशल नीड चिल्ड्रन, ज़्यादातर फादर मदर को ब्लेम करते हैं। इस बात की वजह से बहुत से फैमिलीज़ में सेपरेशन भी हो जाती है। मेनली हमारी सोसाइटी में अनफॉर्चुनेटली मदर्स को ब्लेम किया जाता है कि इट माइट बी बिकॉज ऑफ यू, या हमारे यहाँ कहा जाता है कि बच्चे पे किसी ने काला जादू करवा दिया है, दैट्स वाई द चाइल्ड इज़ शोइंग ऑल ऑफ दीज सिम्टम्स। या ये कहा जाता है कि मदर इज़ निगलेक्टिंग द चाइल्ड, इसीलिए बच्चा बोल नहीं रहा है, इसीलिए बच्चा जो है वो ठीक से बैठ नहीं रहा, बच्चा मिसबिहेव कर रहा है। हमारा ये होता है कि व्हाट अबाउट अस, आप हमारा क्यों नहीं सोच रहे कि हमारी कितनी स्ट्रगल है। ऑटिज़म किसी की भी गलती नहीं है, किसी के भी गुनाहों का नतीजा नहीं है। ऑटिज़म शायद हमारी आजमाइश भी नहीं है, क्योंकि हम ये यकीन रखते हैं कि खुदा की ज़ात हर इंसान को, हर शख्स को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है। तो क्या कहीं अल्लाह ने ये बताया था कि ऑटिस्टिक बच्चों को उसने एक्सक्लूड कर दिया? जितनी मोहब्बत वो मुझसे और आपसे करता है, उतनी ही वो किसी ऑटिस्टिक बच्चे से भी करता है। आप ब्लेस हैं अगर आपके पास इस तरह का कोई बच्चा है तो। ऑटिज़म है, ADHD है, कोई भी है, यू आर ब्लेस्ड। अल्लाह ताला ने देखिए हमें चुना है तो कुछ ना कुछ तो देखा होगा। फिर मैं अपने सराउंड में देखती थी अपनी बहनों को या मेरी नंदे हैं, तो मैं ये कहती थी अल्लाह ताला ने अगर इनको दिया होता, ये तो बेचारे बहुत परेशान हो जाते। ये लोग तो मतलब किसी के पास वसाइल नहीं है, कोई घर से नहीं निकलता, किसी को कुछ मसला है तो मैं कहती थी नहीं ठीक है अल्लाह मियां, अच्छा वो आपने मुझे दिया कि मैं इतना तो मैं कर सकती हूँ ना। और इंशाल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा रद्द-बदल होगा इंशाल्लाह आखिरत में। लेकिन मसला सिर्फ ये तो नहीं है, मसला तो ये भी है कि हमने अपने बच्चों के ज़रिए से अपनी बहुत सारे ख्वाब, ख्वाहिशात, हसरतें मुकम्मल करनी थी। कहीं ना कहीं मुझे और आपको उस ख्वाब के टूटने का दुख भी तो है। कहीं ना कहीं हमें ये दुख भी तो है कि हमारा बच्चा हमारे देखे हुए ख्वाबों को मुकम्मल कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाए, जैसे सारे वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा एक नॉर्मल लाइफ गुजारे। उसमें ये ख्वाब भी है कि मेरा बच्चा क्या कभी मुझे माँ बुलाएगा या नहीं बुलाएगा। बहुत सारे ऐसे ख्वाब जो हम अपने बच्चों से जोड़े हुए होते हैं, जब वो टूटते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, परेशानी होती है। जहाँ पर और ख्वाब टूटने का दुख था, मुझसे एक ऑटिस्टिक बच्चे के वालिद ने ये भी सवाल किया कि क्या मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, क्या इसके बच्चे हो जाएंगे। वो एक प्राइड भी तो है ना, मेरी नस्ल ने भी तो आगे बढ़ना है ना, मेरे बच्चे ने भी तो बच्चे पैदा करने हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अपने ख्वाबों के टूटने का खौफ भी है। कहीं ना कहीं ये भी खौफ है कि कहीं हम दुनिया में बेनामो निशान ना रह जाए। मेरे हस्बैंड का पहला सवाल जब वो छोटा था वो यही होता था कि इसकी शादी हो जाएगी। तो मैं तो बहुत ऑफेंड होती थी कि यार क्यों शादी क्यों करनी है। लेकिन ठीक है, अभी हमारी किसी से डिस्कशन हो रही थी इनसे, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि अगर किसी के हस्बैंड को शुगर होती है या कोई फिजिकल माजूरी होती है, हाथ नहीं होता, किसी के पैर नहीं होते, ये तो सब अल्लाह की तरफ से, किसी को कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है। तो ऑटिज़म भी कोई इतनी बड़ी डिसेबिलिटी नहीं है। कुछ में कुछ जगह है भी, सीवियर भी है, बट कुछ नहीं भी है। तो हम इस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? डिप्रेशन वाले लोगों को भी नहीं एक्सेप्ट किया जाता। तो ये इस तरह का नहीं है कि बिल्कुल ही मैनेजेबल नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है जिनको देख के, जो मैरिड होते हैं, और मुझे फील होता है उनकी बॉडी लैंग्वेज में कि वो ऑटिस्टिक हैं। तो ये हमें इस चीज़ को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि उनकी भी शादी हो सकती है, मेरे हस्बैंड का भी फेयर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ख्वाब तो सिर्फ ऑटिस्टिक बच्चों के वालिदैन के तो नहीं टूटते, ख्वाब तो हम सबके टूटते हैं। ज़िंदगी के हर फेस पर, हर पहलू पे हम मुख्तलिफ ख्वाब बुनते हैं, मुख्तलिफ ख्वाब देखते हैं। कुछ मुकम्मल होते हैं, कुछ मुकम्मल नहीं होते, कुछ की ताबीर मुकम्मल नहीं हो सकती। बिल्कुल उसी तरह से जिस दिन हम इस डायग्नोसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम दोबारा से ख्वाबों के सफ़र पे निकल जाते हैं। हम अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ एक नया ख्वाब बुनना शुरू कर देते हैं। अगर किसी बच्चे के साथ ये मसला है तो सबसे पहले तो जो उसके पेरेंट्स हैं उनको इस बात को कबूल करना चाहिए और उसको मनफी नज़रिए से ना देखें, बल्कि उसको एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें
और ये समझें कि अगर इस बच्चे में ये चीज़ है तो उसमें अल्लाह ताला ने एक कोई ऐसी क्वालिटी भी दी है जो उसको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तब हमने एक्सेप्ट कर लिया है ना, तो हमारी लाइफ बहुत ईजी हो गई है। जब तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था ना, मेरी लाइफ बहुत मुश्किल थी। मैं बेचैन रहती थी, मुझे लगता था कि बस मैं हर टाइम दुआ भी कर रही हूँ अल्लाह ताला से। मेरा मतलब जब से मैंने एक्सेप्ट कर लिया ना, मैं एंजॉय कर रही हूँ इस चीज़ को, मैं उसके बड़े होने को, उसकी चीज़ों को, सबको मैं एंजॉय कर रही हूँ। सोसाइटी में अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस दिलाने का ख्वाब, उसकी एजुकेशन मुकम्मल होने का ख्वाब, उसको फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली इंडिपेंडेंट देखने का ख्वाब। मैं जब तक हूँ तो मैं इसका सब कर रही हूँ, मैं नहीं होंगी तो कौन करेगा। एक माँ ही होती है ना जो सब कुछ करती है, तो एटलीस्ट ये इतना हो जाए कि ये अपने लिए कर ले, ये अपना शावर वगैरह ले ले, ये पॉटी ट्रेन हो जाए, ये इतना हो जाए कि बस ये अपने लिए कुछ कर ले, कोई मैं नहीं हूँ तो इसको कोई परेशानी ना हो। जब हम नहीं होंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, ये कैसे इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारेंगे अपनी। तो अल्लाह ताला पे ये यकीन रखना चाहिए कि जिसने अपनी मखलूक को पैदा किया है वही उसको आगे जो है वो रिस्क भी देगा और उसकी ज़िंदगी भी स्टेबल करेगा। कोई कोई ख्वाब तो इतना मासूम होता है कि किसी दिन वो उठकर मुझे माँ ही बुला ले। फैब का महीना था, इट्स वाज माय बर्थडे मंथ, और उसने फर्स्ट टाइम मामा बोला था एंड आई वाज वेरी 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 हैप्पी, क्योंकि वो सब बोलता था, वो राइम्स पढ़ता था और सब करता था, लेकिन मामा नहीं बोलता था। तो फर्स्ट टाइम उसने 4 बजे का टाइम था, मैं घर में अकेली थी एंड आई वाज, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं रोऊं, मैं हंसूं, मैं क्या करूं कि उसने मुझे मामा बोला है। और फिर उसने माशाल्लाह उसके बाद से कंटिन्यूस बोलना शुरू कर दिया। दिस वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के साथ हम ये कबूल करते हैं कि हमारा बच्चा ऑटिस्टिक है। वो मुख्तलिफ तो ज़रूर है लेकिन वो कम नहीं है। हमने इस चीज़ को जो है वो कबूल किया अल्लाह ताला की तरफ से, और उस वक्त हमें नहीं पता था कि इस बच्चे में क्या सलाहियतें हैं। हमारा तो एक मकसद बस ये था कि ये नॉर्मल बच्चों की तरह हो जाए, जैसे सारे वालिदैन चाहते हैं कि उनका बच्चा एक नॉर्मल लाइफ गुजारे। हमने सोचा कि ये ऑटिस्टिक है तो इसकी जो है ये पढ़ाई जो एजुकेशन जो है अफेक्ट होगी, बट नहीं किया। मुझे ज़्यादा आसानी मिक़दाद को पढ़ाने में होती है, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो मुझे उन बच्चों को पढ़ाने में सिखाने में मुश्किल होती है। मिक़दाद को हाँ, अगर कोई चीज़ कॉन्सेप्ट बेस है तो वो सिखाना मुश्किल है, लेकिन अगर जब हम उसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे तो उसको आसानी से हो जाती है, क्योंकि वो हाईली फंक्शनल है, बहुत अच्छा से पिकअप कर लेता है और बहुत अच्छे से कर लेता है। If I tell you about my brother, he loves cars. वो इंजन की आवाज़ सुन के बता देते हैं कि किसकी गाड़ी घर के पास से गुज़र रही है। वो जो है वो उनकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है, उनका सेंस ऑफ स्मेल इतना अच्छा है कि ही वुड टेल कि दूध उबल चुका है। घर में किसी को पता नहीं चलेगा, बट ही इज़ द वन हु वुड टेल अस कि ये चीज़ हो रही है। अगर हम कहीं रोड से जा रहे हैं, हमने रास्ता क्रॉस कर लिया एंड वी डोंट नो इफ़ XYZ शॉप इज़ ओपन, वी वुड आस्क हिम कि क्या वो दुकान खुली थी, एंड ही वुड टेल अस कि हाँ या ना वो बंद थी। अब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो अगला मरहला ये आता है अपने इर्द गिर्द के लोगों को ये बताना कि ऑटिज़म क्या है, हमारे बच्चे के कौन से सिम्टम्स हैं, और ये उसको कम नहीं बनाता। ये हमें अपनी फैमिली में भी बताना पड़ता है, माशरे में भी बताना पड़ता है। मोहल्ले में ही किसी के दरवाजे पे पत्थर मार दिया था तो वो आ गई थी लड़ने। अब उस टाइम मेरी सास की काफ़ी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनको बहुत प्यार से समझा रही कि अगर आपने बात करनी है आप ऊपर आके करें, आप मेरे घर में बैठे, मैं आपको समझाऊंगी। वो सुनने को ही नहीं तैयार। आपका बच्चा पागल है। मैंने कहा मैं कब बोल रही हूँ कि वो सही है, ये तो आप नहीं समझ रही। अगर मेरा बच्चा पागल है तो ये तो आपके समझने की बात है ना। वो पत्थर मारता है, वो ये करता है, तो मैंने कहा मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया वो पागल है, क्या कर सकती हूँ। आप सही कर सकती हैं, आप कर दें सही, मैं तो नहीं कर सकती ना। मैं तो दवाइयाँ भी दे रही हूँ, मैं तो हर तरह का स्ट्रगल कर रही हूँ। तो सोसाइटी हमारी जो है ना बहुत मुश्किल कर देती है, बहुत आपके लिए। हत्ता के अस्पताल, स्कूल और थेरेपी सेंटर्स तक में बताना पड़ता है। इस सफ़र में किसी ने एक्सेप्ट किया, किसी ने अंडरस्टैंड किया, और कभी किसी ने हमें ही आइसोलेट कर दिया। जब ज़िद में आता था तो रोना, और जो एक बच्चे का होता है कि बिल्कुल वो काबू से बाहर हो जाना, वो सब चीज़ें थीं, लेकिन हम अवॉइड नहीं करते थे, हम जाते थे सब जगह। मैं अपने रिलेटिव्स वगैरह में बहुत सारी जगह मैं नहीं जाती, सब छोड़ दिया मैंने, इसी वजह से कि आप मुझसे खुश नहीं हो, मैं नहीं हूँ, तो जाने का कोई रीज़न बनता ही नहीं ना। आप हमारे बच्चे से खुश नहीं हो तो क्या रीज़न बनता है। इतना ज़रूरी भी नहीं है, कोई अल्लाह ताला ने लिखा थोड़ी कि नहीं इस रिलेटिव के घर ज़रूर, फ़र्ज़ तो किया भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने कभी भी मेरे भाई को किसी चीज़ से रोका नहीं है। अगर वो कहीं जा रहे हैं, वो आज भी उनको अपने साथ लेकर जाते हैं।
मैंने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जिन्होंने बच्चों को अपने घर के अंदर रख दिया कि वी आर शाय, या हम बाहर अपने बच्चे को नहीं लेके जा सकते, हम सोसाइटी के सामने अपने बच्चे को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं। तो लोगों का जो रिएक्शन मैंने पर्सनली देखा है वो बिल्कुल डिफरेंट था उनके साथ। जिस बच्चे को, जिस तरह मेरे भाई को हमने एक्सपोज किया था लोगों से, तो लोग भी मेरे भाई के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, कोऑपरेटिव हैं, उसके साथ बात करते हैं, सलाम दुआ करते हैं। और वो बच्चे जिनको एक्सपोजर नहीं मिला है, लोग खुद भी डरते हैं उनसे इंटरेक्ट करने में, या वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं उनकी प्रेजेंस में। सो एज अ फैमिली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एक्सपोजर टू योर चाइल्ड, क्योंकि वो इस दुनिया में मौजूद है। उसकी दुनिया आपके घर का एक कमरा नहीं है। उसे, उसका राइट है कि वो बाहर जाए, लोगों से मिले, उस दुनिया को देखे, इसके सिस्टम को समझे। कोविड का दौर तो आपको और मुझे सबको याद ही होगा। उसने हमें ये भी सिखा दिया कि घर से भी काम हो सकता है, आइसोलेशन में भी ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है। बिल्कुल उसी तरह से मैंने और मेरे जैसे सारे वालिदैन ने शायद इसी को नॉर्मल एक्सेप्ट कर लिया। हमारा नॉर्मल यही है, हमारा न्यू नॉर्म यही है। मिकदाद नहीं होता तो हम बहुत बोर हो जाते हैं, और मिकदाद होता है तो मिकदाद ही होता है सिर्फ। हर बंदा जो है ना उसी के सराउंड, हमारी ज़िंदगी जो है ना वो मिकदाद के सराउंड है। अगर हमने सुबह उठ के नाश्ता करना है तो वो मिकदाद के हिसाब से करना है। अगर हमें कहीं जाना है तो हम लोग ऐसी जगह ही चूज़ करेंगे जहाँ वो कंफर्टेबल हो, या जहाँ के लोग उससे कंफर्टेबल हो। ये होता है, खाना उसकी पसंद का होता है, हर चीज़ मतलब उसी के गिर्द हमारी जो है ना ज़िंदगी। मेरे घर मेरी सास मतलब वैसे तो शी इज़ अ वेरी मतलब बहुत गुस्से वाली खातून है, लेकिन मिकदाद के आगे जो है ना वो बस हम लोग कहते हैं वो उनका वीक पॉइंट है। वालिदैन के लिए अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना, डायग्नोसिस के बाद मुख्तलिफ करना, उसको अंडरस्टैंड करना बहरहाल आसान होता है। लेकिन मीनवाइल हमें फैमिली को, स्पेशली सिबलिंग्स को एजुकेट करना पड़ता है, उनको साथ लेकर चलना पड़ता है। सिबलिंग्स की अलग स्ट्रगल होती है, इवन ऑल्सो आपकी पूरी फैमिली स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि हर चीज़ हमारी, काफ़ी सारी चीज़ें हम नहीं जाते, कुछ इवेंट्स हम अटेंड नहीं करते। और जैसे कि बहुत छोटी सी एग्जांपल है, मेरी घर में मेरी बहनों के किसी के भी बच्चों में अगर बर्थडे होती है तो हम बलून्स नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि मिकदाद को बलून्स फटने से डर लगता है, तो हम बलून्स का हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, मतलब अच्छी बात है अगर हम सभी इस तरह कर लें तो अच्छा रहेगा। तो मतलब बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम बलून्स नहीं लगाते किसी भी बर्थडे में कि मिकदाद को डर लगेगा। तो मीरब जो है, अल्लाह का शुक्र है, माय डॉटर नेम इज़ मीरब, तो वो बहुत अच्छे से करती है। हम उसको सिखाते हैं, समझाते हैं कि इस तरह इशू और शी इज़ वेरी स्मॉल ये सब चीज़ें समझने के लिए। लेकिन जब बच्चा देखता है कि इतनी स्ट्रगल हो रही है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट कर लेता है। बट सिबलिंग्स आर वेरी गुड फॉर देम। वो बहुत अच्छे से उसके साथ खेलते भी हैं, लड़ते भी हैं, सीखते भी हैं। तो अल्लाह का शुक्र है। बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि अगर बहन भाई छोटे हैं या बड़े, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनकी ज़िम्मेदारी, उनकी डेडिकेशन एक ऑटिस्टिक बच्चे की तरफ कहीं ज़्यादा होती है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें हमें देखने को मिलती हैं। आई एम थैंकफुल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने बचपन से ही मुझे अपने भाई की लाइफ में इन्वॉल्व किया था। दे मेड मी रिस्पॉन्सिबल फॉर लिटिल थिंग्स, दे गिव मी टास्क्स टू डू विद हिम। उन्होंने हर वक्त मुझे इंगेज रखा अपने भाई के साथ। सो आई न्यू कि ये मेरी जिम्मेदारी है। हम अपनी चार दीवारी के अंदर उस बच्चे के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करते हैं। हम मेक श्योर करते हैं कि हम हो या ना हो, वो सपोर्ट सिस्टम उसके साथ लाजमी रहे। Parents can't be with the child for all their life and we need a support system for individuals with autism. तो वो support system क्या है? वो आपके siblings हैं, वो आपके cousins हैं, वो आपके neighbors हैं, वो लोग हैं जो आपकी society में आपके साथ मौजूद हैं। पता है, sometimes ignorance is not a bliss, acceptance is. जब वो एक्सेप्टेंस आप में आ जाती है तो आपका रवैया उस शख्स की तरफ, उसकी फैमिली की तरफ, उसके लाइफस्टाइल की तरफ बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। मेरी फैमिली में अल्हम्दुलिल्लाह अगर उनको कोई पार्क में, कोई रेस्टोरेंट में या किसी सोशल गैदरिंग में कोई बच्चा दिख जाए ना, तो वो उसको सपोर्ट करते हैं और उनको पता चल जाता है कि ये ऑटिज़म है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमने उनसे, पेरेंट्स से शिकायत नहीं करनी, हमें उसके साथ हमने उसको समझना है और उसको टैकल कैसे करना है। सोसाइटी से हमें कुछ और नहीं चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इसमें लोगों का कसूर नहीं है, मैं भी नहीं करती थी। जब तक मैं आज तक थोड़ा सा घबरा जाती हूँ किसी सोशल गैदरिंग में जाके ना, मैं मिकदाद का हाथ नहीं छोड़ती कि ये कुछ कर देगा, लोग मुझसे लड़ेंगे आके और कुछ ना कुछ इस तरह हो जाएगा कि मुझे शर्मिंदगी हो जाएगी। मैं बहुत डरती थी। अब जाके जो है मैं इतना हो गया कि नहीं ठीक है, कर दिया तो मैं क्या करूं, मैं बता दूंगी कि इसके साथ ये इशू है, ऐसा मसला है। उसके बाद वो उनका काम है कि वो कैसे उसको करते हैं। ये जिद्दोजहद एक्सेप्टेंस पर भी नहीं रुकती।
क्योंकि हमारे बच्चों को तो लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट चाहिए, जिसमें थेरेपीज भी इन्वॉल्व होती हैं, डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, मेडिसिन भी इन्वॉल्व होती हैं, एजुकेशन और एक प्रॉपर लाइफस्टाइल भी इन्वॉल्व होता है। ना कोई पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए कुछ होता है, ना उनको। मेरी हर थेरेपिस्ट से हर जगह यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मुझे तो गाइड करें कि मैं क्या करूं। मैं कर रही हूँ, मैं इंटरनेट से देख के सारी चीज़ें देख के अल्हम्दुलिल्लाह तभी मिक़दात यहाँ है कि हम इतना कर रहे हैं, क्योंकि थेरेपीज़ हमने इतनी प्रॉपर नहीं ली हैं, बहुत ही नॉर्मल सी थेरेपीज़ ली, हमने घर में मेहनत की है मिक़दात पे, और स्कूलिंग से मिक़दात में बहुत फ़र्क आया है। तो मेरा सबसे यही होता है कि एटलीस्ट पेरेंट्स को गाइड तो करें, और जो न्यू पेरेंट्स हैं स्पेशली उनको तो गाइड करें कि उन्होंने क्या करना है। गाइड नहीं करते हमारे डॉक्टर्स भी नहीं करते। अफसोस होता है ये जानकर, ये बताकर कि हमारे यहाँ स्टेट का तो कोई सिस्टम ही नहीं है। आपके पास कोई ऐसा इदारा नहीं है जो आपके बच्चे के डायग्नोसिस से लेके मैनेजमेंट तक आपको गाइड करे, आपको मदद करे। साइकेट्रिस्ट थे वो, मैं उनका नाम शेयर नहीं करूँगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस उनसे अच्छा नहीं रहा था। मैंने उनसे बोला, उन्होंने कहा आपको क्या लगता है? तो मैंने कहा मुझे लगता है इसको ऑटिज़म है। तो उन्होंने कहा जी इसको ऑटिज़म है। बस उन्होंने प्रिस्क्रिप्ट करके दे दिया। उन्होंने मुझे कुछ गाइड नहीं किया कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, इसका क्या हल होता है, ये क्या बीमारी है, इसमें हमें करना क्या होता है, इसकी कोई दवाई है। देखिए हम एज अ पाकिस्तानी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई बीमारी सुनते तो हम ये कहते हैं कि इसकी दवाई क्या होगी, इसका हल क्या होगा। उन्होंने मुझे कुछ भी गाइड नहीं किया। उन्होंने कहा इसको ऑटिज़म है और बस दैट्स इट। मिडिल क्लास शख्स के लिए वो ट्रीटमेंट अवेल करना इतना बड़ा चैलेंज है। आप हेफ्टी अमाउंट पे करते हैं थेरेपिस्ट के लिए, स्टिल आपका नाम महीनों तक वेटिंग में रहता है, महीनों तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती कि आप डॉक्टर को मिल सके। इस ज़माने में जो है वो बहुत ज़्यादा कमर्शलाइज हो गई हैं ये चीज़ें भी, थेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर्स, लेकिन जो ये इदारे हैं ये ज़्यादातर कमर्शियल बेसिस पे काम कर रहे हैं। इनकी नज़र में बच्चा जो है वो एक पेशेंट है जिसको उन्होंने देखना है और जिससे उन्होंने पैसे लेने हैं। आप और मैं सभी जानते हैं कि ऑटिज़म में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। जो इनिशियल ईयर्स होते हैं उनको गोल्डन ईयर्स इसीलिए कहा जाता है कि जितनी अर्ली इंटरवेंशन होगी उतना अच्छा आउटकम आता है। We tried to go to the doctors, we tried to go to the professionals, but we were not getting any help किसी की भी तरफ से। And my brother was diagnosed at the age of 6 years, जिसका मतलब है कि जो उनका golden period of learning था वो already गुजर चुका था। जो early intervention स्टार्ट हो जानी चाहिए थी अर्ली एज से, वो टाइम फ्रेम जा चुका था। लेकिन हमारी सोसाइटी के अंदर डायग्नोसिस में, अच्छा डॉक्टर ढूंढने में, थेरेपी सेंटर्स ढूंढने में और आखिरकार उस इलाज के लिए पैसा इकट्ठा करने में वो सारा वक्त ज़ाया हो जाता है। जो लोग बेचारे इंटीरियर वगैरह ऐसे होते हैं, देखिए हम तो कुछ भी करके, हमें थोड़ी बहुत अवेयरनेस है, हम कर ही लेते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करते हैं, वो घर में लेके बैठ जाते हैं बच्चों को। थेरेपीज़ हमारे यहाँ जो मिनिमम स्टार्ट हैं वो, अगर हम किसी भी नॉर्मल से प्राइवेट थेरेपी सेंटर में जा रहे हैं तो 2500 से तो स्टार्ट हैं पर सेशन। एक सेशन होता है 30 मिनट्स का, जिसमें एक थेरेपिस्ट लेने आती है ना तो 5 मिनट वो सिर्फ आने में लगा देती है। और अगर आप कहीं और जहाँ पे जब भी आप किसी सेशन उसकी थेरेपीज़ के लिए जाएंगे तो वो सबसे पहले उनके असेसमेंट होते हैं, जहाँ पर 25,000 से स्टार्ट है पर सेशन। पहले जनाब वो पूरा आपको ऑन लिस्ट करेंगे, हमारे पास टाइम होगा तो आप आइए, आपके पूरे सेशंस होंगे, सेशंस की एक हफ्ते में रिपोर्ट होगी, फिर कहीं जाके हमारी थेरेपी से स्टार्ट होंगी। और उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि इसको तो थेरेपीज़ की नीड ही नहीं है। तो ये बात आपको सेशन में नहीं पता चली थी। सेशंस फिर किस लिए किए? अगर उन्होंने एक हफ्ते मिक़दाद की थेरेपीज़ की क्योंकि मिक़दाद अच्छा बेहतर हो गया है तो जो इसकी नीड्स हैं वो हमारे पास इतनी अवेलेबल नहीं है, हमारे पास बेसिक है। तो मुझ जैसे तो पता नहीं कितने पेरेंट्स होते होंगे ना जो इस चीज़ को स्ट्रगल करते होंगे। तो थेरेपीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो तमाम वालिदैन की तरह बड़े शौक से हम अपने बच्चे के स्कूल फॉर्म्स फिल करते हैं। स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता था कि हम लिटरली हर एक स्कूल जाते थे, और अभी भी मतलब ही वॉज डूइंग गुड और वो क्लास में सबसे अच्छा पढ़ता था, बट फिर भी उसको लास्ट ईयर 2 साल पहले उन्होंने स्कूल से सिर्फ हटा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्लास में सही से बैठ नहीं सकता। वो क्लास से उठ के बाहर चला जाता है एक राउंड लेने के लिए, क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हुई जिन्होंने उसको एडमिशन दिया था, तो उन्होंने फिर मिक़दाद को हटा दिया। फिर वही स्ट्रगल रिपीट हुई 2 साल बाद। सारे स्कूल घूमे, गुलशन के एक गली मोहल्ले के स्कूल जा रही हूँ, कोई एडमिशन दे सकता है। आप एडमिशन टेस्ट, आप टेस्ट तो लेके देखो कि वो टेस्ट दे रहा है या नहीं। आप ये तो पूछो कि उस बच्चे में एबिलिटी है या नहीं। अगर उस पर ऑटिज़म का टैग है तो वो बच्चा नहीं पढ़ सकता, वो पागल है, उसको समझ ही नहीं है।
जहाँ एक्सेप्टेंस मिलती है वहाँ इंक्लूजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। चूँकि हमारे बच्चे बता नहीं सकते तो हमें नहीं पता चलता कि उनके साथ स्कूल में कैसा नारवा सलूक रखा जा रहा है। जो एक स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन होता है उसमें वालिदैन को बहुत बहुत मोहतात रहना पड़ता है कि हर वक्त उस पर नज़र रखनी है कि वो कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे जिससे उसको कोई जिस्मानी नुकसान हो जाए। पहले मुझे लगा कि माई सन हैव फेल्ड एट एजुकेशन, बट नाउ आई नो दैट दिस एजुकेशन सिस्टम हैव फेल्ड माई सन। इंक्लूजन का बोर्ड लगा लेना काफ़ी नहीं होता, इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हर स्कूल मैनेजमेंट को इतना करना चाहिए कि 1 से 2 बच्चे की स्ट्रेंथ रखनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि इंक्लूसिव स्कूल वाले भी कुछ नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं करवाते बच्चों को। उन्होंने सिर्फ एक इंक्लूसिव के नाम पे बेचारे माँ बाप को और ज़्यादा प्रेशर दिया हुआ है। गली के स्कूल से लेके मेन स्ट्रीम स्कूल्स तक हमने शायद हर स्कूल का दरवाज़ा ही बजा कर देखा है। ये बात ढकी छुपी तो नहीं है जो हाल हमारे एजुकेशनल सिस्टम का या मेडिकल सिस्टम का है। बहुत कम है, और है भी तो बहुत एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव भी हैं तो मतलब अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, हम कुछ भी अपनी चीज़ें कम करके हम इसको अगर अफोर्ड कर रहे हैं तो इतनी मुश्किल कर दी हैं चीज़ें कि अगर हम जा रहे हैं, अभी आपको ऑन लिस्ट कर दिया है, उसके बाद जो है वो उसके सेशन होंगे। अभी मैंने असेसमेंट करवा चुकी हूँ, मैं उनको बोल रही हूँ कि मैंने लास्ट मंथ जो है इसका असेसमेंट करवाया है, किसी मेडिकल रीज़न की वजह से मैंने इसका असेसमेंट करवाया था, मुझे उसकी मेडिसिन चेंज करनी थी या कोई भी स्कूल की वजह से मैंने उसका असेसमेंट करवाया है, तो आप वो एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, वो मेडिकल का ही है ना। नहीं, हमें तो अपने असेसमेंट चाहिए। मैंने अभी तक कराची में ऐसा कोई भी थेरेपी सेंटर नहीं देखा जिन्होंने बोला हो कि नहीं जनाब आप आ जाएं, प्राइवेट हो तो वो अलग बात है, आप आ जाएं और हम अपनी थेरेपी से स्टार्ट कर देते हैं। महीने 2 महीने की वेटिंग होगी, उसके बाद इनके सेशंस होंगे, आप उसकी फ़ीस भरें, और इट्स वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन हमारी स्ट्रगल यहाँ पर रुकती तो नहीं है, ये तो एक साइड है। उसको संभालने के साथ साथ आपको इर्द गिर्द के लोगों को जवाब ज़रूर देना पड़ता है कि ये बच्चे का मेल्टडाउन है, ये बच्चे का सेंसरी ओवरवेलमिंग बिहेवियर है। इन बच्चों के साथ एक मसला ये होता है कि अगर इनकी डेली रूटीन में कोई चेंजेस होती हैं तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। पेरेंट्स को यही करना चाहिए कि इनकी जो डेली रूटीन है उसमें कोई चेंजेस ना हो। जैसे एकदम सडन चेंज आ गया ना हमारी रूटीन में कि हमने थेरेपी के लिए जा रहे हैं और वो बंद हो के हम किसी और जगह चले गए, हम किसी सेशन के लिए चले गए, किसी डॉक्टर के पास चले गए, तो वो समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम यहाँ पे क्यों गए हैं। बहुत छोटी सी मिसाल दूंगी कि शेड्यूल में लाइट जा रही है, 2 से 3 बजे लाइट जानी है, नहीं वो 11 बजे कैसे गई लाइट, वो समझाना मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि लाइट गई क्यों। मम्मा आंसर करेंगी कि वो लाइट क्यों गई। रूटीन में सारे रेस्टोरेंट्स खुले में मिकदार जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, अब वो रमज़ानों में बंद हैं। क्यों बंद हैं, किसने बंद किए? अल्लाह ताला ने, तो फिर अल्लाह ताला का मसला है कि अल्लाह ताला ने बंद क्यों किया। फिर वो गूगल पे अल्लाह ताला सर्च होंगे कि वो अल्लाह ताला हैं कौन, उन्होंने बंद क्यों किए। हम मॉल्स की या पब्लिक प्लेसेस की क्या बात करें, बहुत सारे हमारे जैसे वालिदैन हैं जिनके पास घर में ही सेंसरी रूम नहीं है जहाँ पर बच्चा थोड़ी देर बैठकर सिक्योर फील कर सके, वो जो उसकी ओवरवेल्म होने वाली फीलिंग है वो उसके ऊपर कंट्रोल कर सके। ऐसी सूरत हाल में बस मैं अपनी तरफ से तो ये कोशिश करता था कि उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कूल डाउन किया जाए, उसको गले लगा लिया जाए। फिजिकल डिसेबिलिटी चूँकि नज़र आ जाती है तो उसकी तरफ हमारे अंदर थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस भी होती है और हमदर्दी भी होती है। ऑटिज़म की कोई लुक तो होती नहीं है, तो ना हमें उसके बारे में अवेयरनेस है ना अंडरस्टैंडिंग है। अगर हम किसी को व्हीलचेयर पे बैठा हुआ देखते हैं तो उसके लिए हमारे अंदर बड़ी एक हमदर्दी जाग जाती है, हम उसको रास्ता भी दे देते हैं। इसी तरह से अगर आम लोगों को ऑटिज़म के बारे में पता हो तो हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, स्कूल्स के अंदर, एयरपोर्ट्स पे ऑटिस्टिक बच्चे के लिए और उसके वालिदैन के लिए बहुत सारी आसानी हो सकती है। वो जो चुभती हुई नज़रें हैं एटलीस्ट हम उनसे बच सकते हैं। बाहर जाने में मुझे बहुत इशू होता है कि जैसे अगर मैं इमदाद के साथ किसी भी मॉल जा रही हूँ, कहीं पे भी जा रही हूँ, तो बहुत इशू होता है। किसी को कुछ टच कर दिया तो लोग लड़ने आ जाते हैं, ये बहुत इशू होता है, ये मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। मैं उसको पार्क नहीं ले जा सकती, मैं उसको किसी ऐसी जगह नहीं ले जा सकती। इवन मैं बाहर, मेरी सोसाइटी है, मेरी गली में बच्चे खेल रहे होते हैं, मैं उसको वहाँ नहीं ले जा सकती कि मेरा बच्चा भी जाके खेल ले। ये मैं बहुत ज़्यादा फेस करती हूँ। यू माइट हैव नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। मेरी फैमिली के साथ भी होता था, जब हम अपने भाई को बाहर लेके जाते थे, पीपल वुड स्टेयर, वो सर से पाँव तक देखते थे कि ये क्या है, ये कैसा बच्चा है, ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये क्यों ऐसे चल रहा है, ये क्यों ऐसे अपने हाथ फ्लैग कर रहा है। दिस इज़ द टाइम व्हेन यू नीड टू स्टेप अप। यहाँ पे आप
अगर बच्चे को कोई देख रहा है, आप पूछें उनसे, जी आप बताइए, क्या आपके कोई सवाल है? वी कैन एड्रेस योर क्वेश्चंस। उसके लिए पेरेंट को एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट को एडवोकेट करना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, फॉर द सोसाइटी टू एक्सेप्ट देम। पता है, जब लोग हमें अजीब नज़रों से देखते हैं, हमारे बच्चे को अजीब सवालिया नज़रों से देखते हैं या हकारत आमेज़ रवैये से देखते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। वो चुभती हुई नज़रें हमारे दिल पर निशान छोड़ जाती हैं। अब अगर हम किसी ऐसी जगह मॉल वगैरह में जहाँ बहुत सन्नाटा, तो जब उसने वो हेड टैपिंग या कुछ इस तरह ईंग करना शुरू किया तो उसकी आवाज़ कितनी लाउड हो जाती है। तो आसपास के सारे लोग सब काम छोड़ के जो है ना यहाँ देखने लग जाते हैं कि ये कर क्या रहा है, इंसान है भी या नहीं है। तो लोगों मतलब वही बात फिर से आ गई ना कि लोग जो हैं वो पूछ लें कि क्या मसला है, थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दें। बल्कि समटाइम्स मेरे साथ ऐसा हुआ है, अगर मैं किसी ग्रॉसरी वगैरह के लिए भी गई हूँ तो इसने इस तरह शोर किया तो उनका जो स्टाफ होता है वो जाके कहता है आप इसको चुप करवाएं। अरे अगर हमें चुप करवाना है तो हम किसी हॉस्टल वगैरह में थोड़ी ना आए। शॉपिंग पे बंदा क्यों आता है? एंजॉय करने के लिए आता है, और सभी आ सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में कम इल्म होते हैं, लाइल्म होते हैं, तो हम बड़े आराम से पूछ लेते हैं, पूछ सकते हैं, पूछना चाहिए है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको हमारा बच्चा मुख्तलिफ लग रहा है तो कोई हर्ज नहीं अगर आप पोलाइटली हमसे आके पूछ लें, बजाय इसके कि आप एज्यूम करें या उसको मुख्तलिफ नामों के साथ पुकारें। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बाय द टाइम ये सही हो जाएगा, और हम क्यों लोगों को बताएं। लेकिन मैंने कहा जब नहीं बताएंगे तो लोगों में अवेयरनेस कैसे आएगी, लोगों को पता कैसे चलेगा कि इसके साथ मसला है तभी ये ऐसा है। और जब तक बताएंगे नहीं तो लोग फिर और बच्चों के साथ कैसे इस तरह का वो कर पाएंगे। तो फिर मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया लोगों को। अब जब पहले तो मैं बहुत ऑफेंड हो जाती थी कि मेरे बच्चे को हाथ कैसे लगाया और बोला कैसे हो, बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करती हूँ, अगर इसको कोई कुछ बोलता भी है, अक्सर लोग बोलते हैं, तो मैं उनको पहले बताती हूँ कि इसके साथ ऐसा ऐसा इशू है। फिर वो जब नहीं मानते तो फिर मैं उनको बातें सुनाती हूँ कि नहीं आपके साथ मसला है, इसके साथ नहीं है। ये जानना कि ऑटिज़म क्या है और ऑटिस्टिक बच्चे हमारे माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, ये आपकी अवेयरनेस है। लेकिन ये कबूल करना कि ऑटिस्टिक बच्चा किसी भी दूसरे शख्स से मुख्तलिफ ज़रूर है लेकिन कम नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग या एक्सेप्टेंस कहलाता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो दोनों का फ़र्क है, हमें ये समझने की ज़रूरत है और हमें एक्सेप्टेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ये बच्चे हमारे माशरे का हिस्सा हैं। हम इंसान फेमिलियरिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और जो चीज़ मुख्तलिफ होती है हम उससे ख़ाइफ हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमें ख़ुद भी और अपने बच्चों को भी ये सिखाने और समझाने की ज़रूरत है कि ऑटिज़म मुख्तलिफ ज़रूर है, वो हमारे जैसा दिखता नहीं है, वो हमारे जैसा नहीं है, लेकिन वो कमी नहीं है। ये बच्चे बहुत मासूम होते हैं। वो कहते हैं ना कि जब तक आप पे नहीं गुजरती आप नहीं समझ सकते। तो वही बिल्कुल ऐसा है कि शायद मुझ पे गुजरी है, मैं समझ सकती हूँ, या मेरे आसपास वाले। हमें अपने बच्चों को सिखाना चाहिए कि हर बच्चा, देखें क्लास में सिर्फ ऑटिज़म नहीं, थोड़े से बच्चे वीक भी होते हैं, तो हमें बुली नहीं करना चाहिए। हमारी सोसाइटी में इस चीज़ की बहुत कमी है कि हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि आपने और बच्चों के साथ कैसा बिहेव रखना है। हम अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाएंगे, आपने क्लास में आगे रहना है, आपने ये करना है। हम ये नहीं सिखाते कि अगर आपसे कोई बच्चा कमतर है तो आपने उसके साथ कैसा बिहेव करना है। और हमारे स्कूलों में भी इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, मैंने बड़ी करीब से नोटिस किया है कि ये बच्चे बड़ी उम्र तक पहुंचने के बाद भी बड़े मासूम होते हैं और ये दुनिया को जिस तरह से देखते हैं, जैसा परखते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसका इजहार करते हैं। ये कहीं ना कहीं मेरी और आपकी तरह मुनाफिक नहीं होते। इन बच्चों में मुनाफिकत, बेईमानी, झूठ बोलना, किसी को तकलीफ़ देना या किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। हर दिन एक नया दिन है। देखें कि आप आज क्या नया कर सकते हैं इस बच्चे के साथ, आज किस तरह से ये बच्चा आपको सरप्राइज़ कर सकता है। इट इज़ वेरी गुड ऑब्जर्वेशन ऑफ माइंड कि जहाँ हम समझते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे जो है वो इमोशंस को नहीं समझ सकते या हमसे रिलेट नहीं कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट ट्रू। ये बच्चे बिल्कुल सेंस कर सकते हैं। इफ़ यू आर अपसेट अराउंड देम, दे कैन क्लियरली सेंस दैट। मे बी वो आपको आके बता नहीं सकते हैं, लेकिन यू वुड नोटिस कि शायद उनके फेशियल एक्सप्रेशन या उनका फिज़िकल बिहेवियर या उनका मूवमेंट उसी हिसाब से स्विच होगा जैसे हमारा मूड है। इफ़ वी आर एंग्री तो वो शायद और एंग्री हो जाएंगे हमारे साथ। इफ़ वी आर काम एंड हैप्पी तो दे वुड बी हैप्पी विद अस। तो वो रेजोनेट करते हैं हमारी फीलिंग्स के साथ। फाइंड आउट कि आपके बच्चे की क्या स्ट्रेंथ्स हैं,
जहाँ पर केयर की बात आती है, ये बच्चे एक्सेप्शनली केयरिंग होते हैं एंड दे डू फील यू एंड दे डू अंडरस्टैंड यू। अगर वो बोल नहीं सक रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें पता नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है, वो सब कुछ महसूस कर सकते हैं। मैं जब भी इन सारे तकलीफ मराइल से गुजरती हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये बच्चे जो हैं ये अल्लाह का दिया हुआ तोहफ़ा है, हम वालिदैन के लिए, माशरे के लिए, इर्द गिर्द के लोगों के लिए। कुछ लोगों ने ये भी रियलाइज़ करवाया कि नहीं तुम्हारे गुनाह हैं, तो कुछ लोगों ने ये भी रियलाइज़ करवाया कि नहीं यू आर ब्लेस्ड, तभी तो अल्लाह ताला ने तुम्हें ये नेमत दी है। तो तुम्हें मतलब फिर मैंने कहा यार इतनी तो एबिलिटी होगी अल्लाह ताला, मैं तो हमेशा से कुछ करना चाहती थी ना, तो शायद यही वो चीज़ थी जहाँ मुझे कुछ करना है। मैं लोगों को अवेयरनेस देती हूँ, मुझे कोई मॉल में बच्चा दिखता है, कहीं पे दिखता है, मैं उनके पेरेंट्स से बात करती हूँ। आपको अल्लाह ताला जब कोई रास्ता दिखाते हैं या आपसे अल्लाह ताला ने कोई काम लेना होता है तो उसके लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती है। वो अगर मेरी बुढ़ापे की एज अब स्टार्ट होने वाली है, 50+ होने वाला हूँ मैं, लेकिन ये है कि जो काम करने का था वो यही है असल में। बाकी चीज़ें जो हैं वो तो सानवी हैं, जो जॉब है और अपनी फैमिली के लिए तो सभी कुछ कर रहे होते हैं ना, स्ट्रगल कर ही रहे होते हैं सभी। मुझ में इतना चेंज आ गया मिकदाद की वजह से, इतना ज़्यादा मुझ में चेंज आया कि मैंने बिल्कुल ही दुनिया को जो है ना एक अलग उससे देखना शुरू कर दिया आपने। एक आपका नज़रिया बदल जाता है दुनिया को देखने का। शायद हम पहले किसी की हम प्रॉब्लम का सोचते भी नहीं थे, अगर कोई बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है ना तो हम पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं, यार आप लोगों ने सिखाया नहीं। और हम जब हम यंग होते हैं तो हमें यही होता है कि हमारे बच्चे होंगे तो हम कभी भी ऐसा नहीं करने देंगे। अब्दुल्ला के डायग्नोसिस से मेरी ज़िंदगी में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई वो ये थी कि मैंने सब छोड़ छाड़ कर ये तय कर लिया कि मैंने रहती ज़िंदगी अब ऑटिज़म के बारे में बात करनी है, अवेयरनेस लानी है, लोगों में एक्सेप्टेंस पैदा करनी है। और मुझे इस चीज़ का सच्चे दिल से यकीन है कि मेरा अब्दुल्ला, मेरा बेटा मेरे लिए अल्लाह का दिया हुआ बहुत बड़ा तोहफ़ा है। आज की वीडियो में हमने बड़ी डिटेल से बात की ऑटिज़म की एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस के हवाले से। जैसे हमने कहा कि ऑटिज़म को लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट की ज़रूरत है। स्टे ट्यून टू मॉमकास्ट, क्योंकि हम इस बारे में मज़ीद तफसीली वीडियो लेकर आएंगे। मॉमकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।